वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, आज हमारा देश कहा जा सकता है कि एक स्वर्णिम संक्रमण काल से गुजर रहा है। हालांकि जहां संक्रमण काल होता है वह दौर स्वर्णिम नहीं होता है, किंतु परिस्थितियां ही कुछ इतनी तेजी से बदल रही हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज़ादी के बाद से अब तक शायद ही किसी सरकार का जन भावनाओं से इतना ज़्यादा जुड़ाव रहा हो जितना इस वर्तमान सरकार का रहा है। यही कारण है कि इतिहास में दफन ऐसे ऐसे रहस्य उभर कर सामने आ रहे हैं जिन्हें देख सुनकर आश्चर्य होता है कि हमारे इतिहासकारों ने कभी वामपंथी विचारधारा के नाम पर, कभी इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पर, तो कभी ब्रिटिश चाटुकारिता के नाम पर इतिहास के उस स्वर्णिम अध्याय को दफन कर कर रखा, हमारे सामने आने ही नहीं दिया। वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो या ताजमहल के 22 कमरे खुलवाने का मामला, हर तरफ से इच्छा शक्ति के कारण रहस्य उभर कर सामने आने लगे हैं, उन पर से पटाक्षेप होने लगा है। तो मित्रों, जब बात रहस्यों के खुलने की ही है तो हमारे क्रांतिकारी दौर में भी असंख्य ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठना चाहिए। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का रहस्य। तो इसी क्रम में हमारे महान क्रांतिकारी नाना साहब की मृत्यु का रहस्य। आज मैंने अपना वक्तव्य इस बिंदु से प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य ही सिर्फ इतना है, मातृभूमि सेवा संस्था की क्रांतिकारियों की परिचावली में आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे महान क्रांतिकारी जिनका नाम होता है धोड़ू पंत। दुनिया जिन्हें नाना साहब के नाम से जानती है। निश्चित रूप से अतीत का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसके बारे में जानकर हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो उठेगा, हमारे रोंगटे खड़े उठेंगे ऐसी वीरता की दास्तान सुनकर। ऐसे महान क्रांतिकारी का जन्म महाराष्ट्र के वेणुग्राम में हुआ। पिता का नाम माधव नारायण भट्ट, माता का नाम गंगाबाई। कहा जाता है कि माधव नारायण भट्ट उस दौर के बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे, जिनका पूरा नाम था पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट, जिन्हें ब्रिटिश दबाव की वजह से दक्षिण छोड़कर बिठूर, जो कि कानपुर के पास एक स्थान है, वहाँ पर आना पड़ा। चूँकि माधव नारायण भट्ट भी उनके काफ़ी खास थे, काफ़ी निकट थे, इसलिए माधव नारायण भट्ट को भी सपरिवार बाजीराव द्वितीय के साथ कानपुर बिठूर आकर रहना पड़ा। उस दौर में क्योंकि महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका था, एक ऐसी स्थिति थी जहां पर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं किया जा सकता था। इसी दौर में मां गंगाबाई ने जन्म दिया एक ऐसे महान क्रांतिकारी को जिन्होंने आगे चलकर देश की आज़ादी की क्रांति के इतिहास को बदल कर रख दिया। खैर, बाजीराव बल्लाल भट्ट, जिन्हें बाजीराव द्वितीय भी कहा जाता है, संतानहीन थे। अतः बालाजी बाजीराव ने धोड़ू पंत को गोद ले लिया। यही कारण है नाना साहब को धोड़ू पंत के साथ साथ बालाजी बाजीराव एवं पेशवा नाम से भी संबोधित किया जाता है। बिठूर में राजसी ठाट-बाट तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छे स्तर पर इनका लालन पोषण हुआ। यहीं पर इन्होंने घुड़सवारी सीखी, मल्ल युद्ध सीखा, तलवारबाजी सीखी। अजीमुल्ला खान की भूमिका इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रारंभिक प्रशिक्षण हो या आगामी दौर के संघर्ष
उनमें इनका साथ हो। हिंदी, फारसी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, अंग्रेजी प्रत्येक भाषा में पारंगत थे। बहरहाल नाना साहब के जीवन में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली जब 28 जनवरी 1851 को पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई। $80,000 की पेंशन जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के पास आती थी वह अचानक बंद कर दी गई लॉर्ड डलहौजी की दत्तक नीति के अंतर्गत, क्योंकि नाना साहब उनके दत्तक पुत्र थे। नाना साहब ने प्रयास किए कि अंग्रेज़ों को मना सकें, पेंशन पुनः प्राप्त हो सके, लेकिन अंग्रेज टस से मस होने का नाम नहीं लेते थे। लॉर्ड डलहौजी से तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि वह पेंशन प्रारंभ करेंगे। यही कारण था कि नाना साहब ने अज़ीमुल्लाह खान को 1853 में लंदन भेजा। अज़ीमुल्लाह खान जो कि स्वयं अंग्रेज़ों की कूटनीति के शिकार थे, जब वो अंग्रेज़ों से मिले तो अंग्रेज़ों ने उन्हें अपना परंपरागत शत्रु ही समझा। वे भी टस से मस नहीं हुए। अंततः थक हार कर अज़ीमुल्लाह खान को भारत वापस लौटना पड़ा। नाना साहब के अंदर प्रतिशोध की भावना जागृत हो चुकी थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ निश्चित रूप से वह एक बड़ा प्रत्युत्तर देने की तैयारी करने में जुट गए थे। यही समय था जब स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भी भड़क उठी थी। मंगल पांडे के नेतृत्व में यह गदर भड़क उठा था। नाना साहब ने भी तात्या टोपे के साथ मिलकर 1857 में कानपुर से बगावत का बिगुल बजाया एवं अकल्पनीय लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ, क्योंकि इन्होंने कानपुर पर पूरी तरह से अधिकार स्थापित कर लिया। न केवल वहां पर अधिकार स्थापित किया, बल्कि कई महीनों तक कानपुर में आज़ादी का झंडा भी लहराए रखा। हालांकि अंग्रेजों की शक्ति के आगे उस दौर में टिकना लगभग नामुमकिन था। अंग्रेजों ने पुनः अधिकार के लिए हेलवॉक के नेतृत्व में विशाल सेना नाना साहब से लड़ने के लिए कानपुर भेजी। भीषण संघर्ष हुआ एवं इस संघर्ष में अंततः नाना साहब असफल हुए। नाना साहब भी किया। धीरे धीरे 1857 की क्रांति हर जगह अंग्रेज अपनी पकड़ बना चुके थे वापस से। कानपुर में भी वही हुआ, नाना साहब के साथ भी वही हुआ। अब नाना साहब के लिए एक अस्तित्व बचाने की स्थिति थी, अतः वह सपरिवार नेपाल की तरफ पलायन कर गए। कुछ समय तो वह नेपाल में रहे, लेकिन चूंकि नेपाल दरबार अंग्रेजों को असंतुष्ट नहीं करना चाहता था, अतः नाना साहब को वहाँ से भी निकलना पड़ा। एक भीषण आपदा थी उनके जीवन में, पल पल संघर्ष से बीत रहा था। हालांकि कहा जाता है कि अंग्रेजों में और नाना साहब में एक समझौता भी हो गया था, लेकिन एक घटना ने सारी परिस्थितियों को उलटकर रख दिया। जब कानपुर के कमांडिंग ऑफिसर जनरल व्हीलर अपने साथी सैनिकों के साथ, उनके परिवारों के साथ नदी के रास्ते पुनः कानपुर आ रहे थे, तो नाना साहब के सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया एवं एक व्यापक नरसंहार हुआ। इसी नरसंहार को इतिहास में सत्तीघाट नरसंहार कहा जाता है। इस घटना के बाद निश्चित ही अंग्रेजों और नाना साहब के बीच में कभी समझौता नहीं हो सका। समझौता तो बहुत दूर की बात है, आपसी संघर्ष बढ़ता ही रहा। बहरहाल जब हेलवाक के नेतृत्व में पुनः कानपुर पर कब्जा कर लिया गया, तो अंग्रेजों द्वारा नाना साहब के महल की तलाशी ली गई जब, तो ये छोटी मोटी तलाशी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों को पूरा भरोसा था कि इस महल में से असीम संपदा प्राप्त होने वाली है। अतः कई रॉयल इंजीनियर्स को लगाया गया, आधी से ज़्यादा ब्रिटिश सेना को लगाया गया, कई भारतीय जासूसों को लगाया गया, एक एक दीवार को कुरेदा गया। अंततः कुएं में से एक सोने की प्लेट नजर आई। जब
उस कुएं का पूरा पानी खाली करवाया गया तो ऐसी असंख्य प्लेटें थी, चांदी, हीरे, जवाहरात। लेकिन कहा जाता है कि यह खजाना भी कुछ नहीं था जो नाना साहब अपने साथ लेकर गए थे। खैर, मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा, ये ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में कभी शोध ही नहीं हो पाया। तो वर्तमान में ये रहस्य इतने ज़्यादा अतीत के गर्द में दब चुके हैं कि इन पर पटाक्षेप होना लगभग असंभव सा है। बहरहाल, नाना साहब की मृत्यु के मामले में मतभेद हैं। कहा जाता है कि देवखारी नामक स्थान जो कि नेपाल में है, वहाँ नाना साहब को भयंकर बुखार आया एवं 6 अक्टूबर 1858 को 34 वर्ष की एक छोटी सी उम्र में उनका देहांत हो गया। लेकिन कुछ साक्ष्य ये भी कहते हैं कि नाना साहब नेपाल से गुजरात आए। गुजरात का ऐतिहासिक स्थल है सीहोर। वहाँ पर जब इन्होंने देखा, 1865 तक इंतज़ार किया, लेकिन जब इन्हें लगा कि अब दूसरी क्रांति असंभव है तो इन्होंने संन्यास ले लिया। स्वामी दयानंद योगेंद्र नाम से इन्होंने अपना जीवन बिताया। कई लोगों का दावा है कि यह स्वामी ही नाना साहब थे। जड़ी बेन जो कि उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी, उन्होंने बाकायदा न्यायालय में इस बात की गवाही भी दी। नाना साहब के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, जैसे उनकी पोथी, ग्रंथ मूर्ति, छत्रपति की पादुका, भवानी तलवार इत्यादि कई सामान वहाँ से प्राप्त हुए, जो ये तथ्य पुष्ट करते हैं कि शायद नाना साहब ने अपना अंतिम समय गुजरात के इसी सीहोर में गुजारा। बहरहाल, मूलशंकर भट्ट, जिनके घर नाना साहब ने अंतिम श्वास ली, इनके परिवार का भी यही कहना है कि वह नाना साहब ही थे। बहरहाल, मातृभूमि सेवा संस्था के पास ऐसी कोई पुष्ट खबर नहीं है जिससे हम किसी भी अवधारणा पर ठप्पा लगा सकें। निश्चित रूप से नाना साहब का जो भारतीय 1857 की क्रांति में विशिष्ट योगदान था, हम उनकी मृत्यु के बारे में क्या बात करें, इतिहास के पन्नों में वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। मातृभूमि सेवा संस्था क्रांति की एक ऐसी ही जीवंत मिसाल को कोटि कोटि वंदन करती है। वंदे मातरम। जय मातृभूमि। जय हिंद।